हेलो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने स्टडी प्लेटफॉर्म रैंकर्स एजुकेटर पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, किसी को किसी भी प्रकार की दुख दर्द पीड़ा परेशानी नहीं होगी। दोस्तों, हम लोगों ने पिछले सेशन में पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था? विशेषण के पहले भाग के बारे में पढ़ा था और जाना था विशेषण होता क्या है, कितने प्रकार के होते हैं। उनमें से एक भाग को हमने पढ़ भी लिया था। कौन सा पढ़ा था बताइए? आपसे पूछता हूं कौन सा भाग हमने पिछली क्लास में पढ़ा था, पिछले लेक्चर में पढ़ा था? तुरंत से जवाब देंगे। क्या पढ़ा था? संख्यावाचक विशेषण के बारे में सर हमने पढ़ लिया था। ठीक है, क्या बचा हुआ है? अब जो बचा हुआ है वो आज के इस लेक्चर में हम लोग इसके से जो है सेशन में हम लोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं, चर्चाएं बीच में होती रहेंगी। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, हम लोग सबसे पहले नंबर पर जो बात करते हैं, एक बार थोड़ा सा 5 मिनट का रिवीजन और इसके बाद शुरुआत। सबसे पहले विशेषण कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं। 4 प्रकार के हैं बताएंगे यार, तुरंत से बताओ। 4 प्रकार के होते हैं। ठीक है, 4 प्रकार के होते हैं, मैंने भी मान लिया। लेकिन 4 प्रकार से जो होते हैं वो प्रयोग के आधार पर होते हैं। किसके आधार पर? प्रयोग के आधार पर। ठीक है, प्रयोग के आधार पर। अब दूसरा क्या होता है जो कि 2 प्रकार के होते हैं? स्थान के आधार पर। किसके आधार पर? स्थान के आधार पर। रिवीजन करवा रहा हूं बस 5 मिनट में। ठीक है, स्थान के आधार पर। ठीक है, यही होता है। और स्थान के आधार पर 2 होते हैं, उद्देश्य और विधेय। अब यहां पर 4 आते हैं, जिसमें से आता है पहला संख्यावाचक, दूसरा आता है परिमाणवाचक, और तीसरा आता है आपका जो है गुणवाचक, और जो चौथा आ जाता है वो आता है संख्यावाचक के बाद आपका सार्वनामिक विशेषण। चलिए, कौन सा आ गया? सार्वनामिक विशेषण। चलिए, संख्यावाचक को हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब परिमाणवाचक पर हम लोग बात करने जा रहे हैं। चलिए, शुरुआत यहीं से कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, शुरुआत यहीं से करेंगे। और सबसे पहले तो परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा को जान लेंगे। किसको जान लेंगे? परिभाषा को। क्या होता है? जहां पर पदार्थ की, ठीक है, सबसे पहले तो एक बात समझो, पदार्थ की परिभाषा हम लोग बाद में लिखेंगे। हमें एक बात बताइए कि परिमाण का मतलब क्या होता है? तुरंत आप जवाब देंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मात्रा माप होता है, तौल होता है। ठीक है, बस इसी से आप पूरी परिभाषा समझ गए। ये समझ लो, इसी से आप पूरी परिभाषा को समझ गए। मैंने आपसे कहा जहां पर पदार्थ की मात्रा या मापन का बोध हो। किसका? मापन का बोध हो। क्या हो जाएगा? परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब किस प्रकार से हो जाएगा, जरा हम उदाहरण के तौर पे अगर देखें, उदाहरण से समझे तो एक बात को समझना। ठीक है, हम एक उदाहरण यहां पर लिखते हैं। ठीक है, उदाहरण क्या होगा कि भैया मैंने कहा है कि 4 लीटर दूध लेकर के आओ। क्या कहा? 4 लीटर दूध लेकर आओ। ठीक है, मैंने कहा 4 लीटर दूध लेकर आओ। तो यहां पर पदार्थ क्या हुआ? ये दूध। और यहां पर मात्रा के बारे में बात की गई है कि 4 लीटर दूध लेकर के आओ। मैंने आपसे पदार्थ की मात्रा के बारे में वर्णन किया। मैंने आपसे कहा 4 लीटर दूध लेकर के आओ। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक मापन हो जाएगा। आप बताइए, क्या 4 लीटर दूध की हम लोग गिनती कर सकते हैं? क्या गिनती कर सकते हैं? क्या गिनती नहीं होती है। मापन को तौला जाता है तराजू के माध्यम से या किसी अन्य माध्यम से। तो जहां पर मापन की बात की जाए
और मात्रा की बात कर दे तो मात्रा की जहां पर बात हो जाए वहां पर परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा। अब एक उदाहरण से बस हमने ये समझाया है कि परिमाणवाचक विशेषण किस प्रकार से होता है। ठीक है, अब परिमाणवाचक विशेषण में दो भेद आ जाते हैं। ठीक है, परिमाणवाचक जो विशेषण है ठीक है, उसमें दो भेद आ जाते हैं। पहला कौन सा होता है और दूसरा कौन सा होता है? पहला तो हो जाता है निश्चित। ठीक है, पहला कौन सा? निश्चित परिमाणवाचक और दूसरा अनिश्चित परिमाणवाचक। ठीक है, अब निश्चित और अनिश्चित में जो है कितना अंतर है वो संख्यावाचक में जैसे आपको बताया गया था कि निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक, जहां निश्चितता का बोध हो जाए वहां निश्चित, और जहां निश्चितता का नहीं अनिश्चितता का बोध होए, यहां पर क्या है? अनिश्चितता का बोध हो जाए वहां पर, जहां किसी भी प्रकार की निश्चितता ना दर्शाई जाए वो हो जाएगा अनिश्चित परिमाणवाचक, और जहां निश्चितता, अब कुछ शब्दों से यहां पर उदाहरण के तौर पर देखेंगे क्या हो जाएगा। मैंने आपसे कहा था 4 लीटर। ठीक है, 4 लीटर, ये क्या हो जाएगा? ये एक निश्चित मात्रा है, ये एक निश्चित मात्रा है। 4 लीटर की मैंने आपसे बात कही है, तो 4 लीटर आप मापन करवा कर लेकर आएंगे, तब जाकर के क्या होगा? उसकी मात्रा पूर्ण होगी। ठीक है, मैं आपसे कह दूं यहां पर क्या 500 ग्राम पनीर लेकर के आओ। क्या लेकर के आना है? 500 ग्राम पनीर लेकर के आना है। तो ये जो 500 ग्राम है ये एक निश्चित मापन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक निश्चित मापन हो जाएगा। तो जहां पर मापन की निश्चितता दर्शाई जाए, मात्रा की निश्चितता आ जाए, वहां पर होता है निश्चित परिमाणवाचक। अब यहीं पर अगर हम कुछ ऐसे उदाहरण देख ले कि मैंने आपसे कहा है कुछ लीटर दूध। क्या कहा? कुछ लीटर दूध। अब जब कुछ लीटर दूध की बात कही है तो ये कुछ शब्द जहां पर लग जाए तो ये अनिश्चितता का बोध कराता है। कुछ लग जाए या कई लग जाए तो ऐसे शब्द जो है जो अनिश्चितता का बोध कराते हैं। मैंने आपसे कहा है कुछ लीटर दूध ले आओ, मैंने आपसे कहा कुछ किलो घी ले आओ, कुछ किलो घी ले आओ। मैंने आपसे कोई निश्चितता नहीं दर्शाई है, कोई यहां पर नहीं दर्शाई गई है। तो भैया अगर मैं यहीं पर कह दूं कि 1 किलो घी, अब 1 किलो घी और कुछ किलो घी में कितना अंतर है कि 1 किलो घी में जो है मात्रा को निश्चित कर दिया गया, और इसी प्रकार से कुछ किलो घी में, कुछ लीटर दूध में, कुछ लीटर पानी में, तो ये क्या हो जाएगा? यही हो जाएगा भैया आपका निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक में अंतर। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आता है कि अगर मैं आपसे पूछूं कि 1 पैकेट दूध, ठीक है, क्या कहा गया है? 1 पैकेट दूध। अब हमें आप बताइए कि ये जो है 1 पैकेट दूध, ये परिमाणवाचक हो जाएगा, निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा कि अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा? आप तुरंत से जवाब देंगे तो भैया आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि ये जो है दूध की बात की जा रही है और 1 की बात, तो फिर निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। ऐसा ही आ रहा है? बिल्कुल गलत आ रहा है। ठीक है, क्यों आ रहा है? अभी मैं आपके इस डाउट को क्लियर कर देता हूं कि निश्चित यहां पर है, मात्रा है, लेकिन 1 पैकेट की बात की जा रही है जहां पर हम इसको गिन सकते हैं। और जब गिन सकते हैं तो भैया जिसकी गणना की जा सके, जिसकी गिनती की जा सके, वहां पर परिमाणवाचक नहीं संख्यावाचक आ जाएगा। क्या आ जाएगा? संख्यावाचक आ जाएगा। ठीक है, यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं। अगर 1 पैकेट घी, 1 पैकेट अगरबत्ती, 1 पैकेट घी की बात की जाए, 1 पैकेट दूध की बात की गई है, 1 लीटर आपका जो है 1 टीन दूध की बात की जाए, क्या मैंने आपसे कहा है 1 टीन तेल। ठीक है, क्या कहा? 1 टीन तेल। तो 1 टीन तेल का मतलब ये टीन की संख्या के बारे में बात की गई है। अब यहां पर अगर यही बात हम यहां पर लिख दे कुछ लीटर
तेल, तो ये जो है निश्चित परिमाणवाचक हो जाएगा। लेकिन एक टीन तेल, एक पैकेट दूध, एक पैकेट घी, ये सारा क्या हो जाएगा, ये निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। ठीक है, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। तो भैया जहां पर परिमाण यानी मात्रा यानी यहां पर मापन की बात की जाए और मापन को दर्शाया जाए, वहां पर परिमाणवाचक होता है और परिमाणवाचक के दो भेद सामने आते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। किस प्रकार से होते हैं, जहां पर मात्रा की निश्चितता के बारे में बात की जाए, किसके बारे में बात की जाए, लिख लो अगर लिखना चाहते हो, जहां पर किसके बारे में बात की जाए, निश्चितता के बारे में बात की जाए, वहां निश्चित परिमाणवाचक, और जहां अनिश्चितता के बारे में बात की जाए, ठीक है, अनिश्चितता दर्शाई जाए, जहां पर अनिश्चितता दर्शाई जाए, इस प्रकार से कुछ लीटर, कुछ किलो, कुछ लीटर, यहां पर तेल की बात की गई है, तो यहां ऐसे वाक्यों में क्या हो जाएगा, ऐसी दशा में, ऐसे वाक्यों में हमारा अनिश्चित परिमाणवाचक हो जाता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है, अगले चरण पर चलते हैं। अगला चरण क्या आता है, अगला चरण हमारे सामने आता है परिमाणवाचक के बाद सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण के बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं और सार्वनामिक विशेषण को एक चीज समझेंगे। अब अगर मैं आपसे कहता हूं, ठीक है, शुरुआत करते हैं, सबसे पहले बीच में समझते हुए चलेंगे कि मैं अगर आपसे एक पंक्ति कहता हूं, पहले परिभाषा को अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लेंगे, जहां पर सर्वनाम के बाद मैंने आपसे कहा जहां पर सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का इस्तेमाल हो, संज्ञा शब्द प्रयोग किया गया हो। ठीक है भैया, मैंने आपसे कहा है जहां पर सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द का प्रयोग किया गया हो, वहां पर क्या हो जाएगा, वहां पर आपका सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा। एक बात को इतना याद रखना। अब हम लोग उदाहरण देखेंगे। ठीक है, एक उदाहरण देखो, एक उदाहरण क्या हो जाएगा, मैंने आपसे क्या कहा, सर्वनाम शब्द का पड़ोसी। अब एक सर्वनाम लेंगे, सबसे पहले तो हम लोग जानेंगे कि भैया वे है, वह है, ये है, यह है, क्या हो जाएगा, ये सभी सर्वनाम शब्द है। इसके बाद मैं हो गया या हम हो गया, सर्वनाम शब्द है। इसके बाद तू हो गया या तुम हो गया, सर्वनाम शब्द है। ठीक है, अब सर्वनाम की अगर परिभाषा नहीं आती, सर्वनाम के भेदों के बारे में नहीं पता है, तो एक बार जाकर के पहले सर्वनाम पढ़ लो। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तुरंत से बताओगे कि उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और ये कौन सा हो जाएगा, ये भैया मध्यम पुरुषवाचक हो जाएगा। ठीक है, और ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा अन्य पुरुषवाचक। ठीक है, ये कौन सा हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक हो जाएगा। चलिए समझ गए। ठीक है, अब उदाहरण लिख रहा था तो एक उदाहरण किसी से लिख करके लिख लेंगे, वह कार मेरी है। ठीक है, वह कार मेरी है, तो वह जो है वो तो हो गया आपका क्या, मध्यम पुरुष जो है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है, वह क्या हो जाएगा, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हो जाएगा। और जो यहां पर कार शब्द लगा हुआ है, तो ये क्या है, ये संज्ञा है। क्या है भैया, संज्ञा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये सर्वनाम है। ठीक है, तो जहां पर सर्वनाम का पड़ोसी संज्ञा शब्द हो जाए, सर्वनाम शब्द के तुरंत बाद संज्ञा शब्द आ जाएगा, तो ये जो है आपका सार्वनामिक विशेषण यहां पर होगा। ठीक है, अब कुछ और उदाहरण से समझेंगे। ठीक है, अब उदाहरण समझने के पहले भाई साहब, मेरे प्रिय बंधु, एक चीज को समझ लेना, सार्वनामिक विशेषण के भी दो भेद होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं पहले वो जान लो। ठीक है,
सार्वनामिक विशेषण के दो भेद आए हैं, पहला भेद और दूसरा भेद। पहला भेद होता है मौलिक सार्वनामिक विशेषण। पहला भेद मौलिक सार्वनामिक विशेषण, और दूसरा भेद यौगिक सार्वनामिक विशेषण। यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। मौलिक सार्वनामिक विशेषण और यौगिक सार्वनामिक विशेषण, ये सार्वनामिक विशेषण के दो भाग होते हैं, दो भेद होते हैं। किस प्रकार से होते हैं जरा समझो, ठीक है। मैं आपसे कह रहा था कि उत्तम पुरुषवाचक में अगर देख ले तो उत्तम में कौन कौन सा आ जाता है? मैं आ गया, हम आ गया, ठीक है। उत्तम के बाद मध्य की बात करते हैं, मध्यम में तू आ जाता है या तुम आ जाता है, ठीक है, या तुम आ जाता है, ठीक है। और यहां पर अगर अन्य की बात करते हैं तो वह, यह, वे, ये चार शब्द हो गए। तो भैया जो मूल रूप में है, जो यहां पर मूल रूप में प्रयुक्त किए गए हैं, वो क्या हो जाएंगे? वही तो हो जाएंगे आपके क्या? वही तो हो जाएंगे मौलिक सार्वनामिक विशेषण, ठीक है। भैया बात यहां पर की गई है कि जो मूल रूप में आपके सामने आते हैं वो मौलिक सार्वनामिक विशेषण होते हैं, ठीक है। ये मूल रूप में है, किसके रूप में है? ये मूल रूप में आपके सामने आते हैं तो मौलिक सार्वनामिक विशेषण हो जाते हैं। अब यौगिक सार्वनामिक विशेषण कैसे होगा? तो यौगिक सार्वनामिक विशेषण हो जाएगा अगर मैं से यहां पर हम एक शब्द बनाते हैं मेरा, ठीक है, मैं से एक शब्द बना मेरा, ठीक है। एक शब्द लेते हैं हम, हमसे एक शब्द बनता है हमारा, ठीक है। भैया सर्वनाम ही होगा, सर्वनाम होगा। जैसे आप देखते हैं मैं से मेरा बन गया, हमसे हमारा बन गया, तुमसे यहां पर तुम्हारा बन जाएगा, तुमसे क्या बन जाएगा? तुम्हारा बन जाएगा, ठीक है। वह से उसका बन जाएगा, क्या बन जाएगा? उसका या उसे, ठीक। यह से इसका। भैया जो यहां पर मौलिक सार्वनामिक विशेषण के अलावा मौलिक सर्वनाम से जो मूल शब्द है उससे जो अन्य शब्द बनता है वो आपका मेरा है, हमारा है, तुम्हारा है, इसका है, उसका है, उसे है। यहां पर जो ऐसे शब्द बनते हैं जो कि मूल सर्वनाम से बनते हैं उन्हें कहते हैं यौगिक सार्वनामिक विशेषण। कुछ उदाहरण से समझ लो कि भैया मैं अगर आपसे कहता हूं इसको हटा दो, ये जो है तीर हटा दो अकबर की, ठीक। चलो यहां पर अगर मैं आपसे बात करता हूं वह घर मेरा है, ठीक। मैंने कहा है वह घर मेरा है, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर कहता हूं ऐसा घर मेरा है, क्या अंतर समझ में आया? वह जो है वो यहां पर मूल सर्वनाम हो जाएगा और ऐसा जो है वो हो जाएगा यौगिक सर्वनाम, ठीक है। यौगिक सर्वनाम हो जाएगा। तो भैया वह जो है यौगिक हो जाएगा और वह से यह शब्द से बना है ऐसा, यह से क्या बना है? ऐसा। तो यह शब्द से जो ऐसा यहां पर सर्वनाम बना है, यही अंतर हो जाता है कि ऐसा घर मेरा है, यह घर मेरा है। बहुत सारे उदाहरण हो जाएंगे, ठीक है। कुछ और उदाहरण अगर देखना चाहो तो हम लोग ले लेंगे कि भैया तुम कार लाओ, तुम कार लेकर आओ, ठीक है। मैंने आपसे कहा तुम कार लेकर आओ, ठीक है। और इसी जगह अगर मैं कह दूं कि तुम्हारी कार अच्छी है, ठीक है, तुम्हारी कार अच्छी है,
ठीक है, तुम्हारा घर अच्छा है, तुम कार लेकर आओ, तो तुम जो शब्द है वो तो मूल सर्वनाम हो जाएगा, और तुम्हारी जो शब्द यहाँ पर लगाया गया है यही हो जाएगा यौगिक। और सिर्फ इतना ही अंतर होता है मूल सर्वनामिक में और यौगिक सार्वनामिक में। तो सार्वनामिक शब्द में एक बात याद रखेंगे सार्वनामिक विशेषण में कि भैया सर्वनाम के तुरंत बाद, यहां पर एक बात को नोटिस करो, एक बात को फिर से नोटिस करो, मैंने आपसे क्या कहा था, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए, और सर्वनाम के तुरंत बाद संज्ञा आ जाए। तो जहां पर सर्वनाम के तुरंत बाद सर्वनाम का जो है पड़ोसी क्या हो जाए, एक संज्ञा शब्द हो जाए, क्या हो जाएगा, सार्वनामिक विशेषण शब्द हो जाएगा। ठीक है, इतना याद हमेशा रखना। और सार्वनामिक शब्द के यहां पर विशेषण के दो भाग हो गए हैं, किस प्रकार से, मौलिक और यौगिक। ठीक है, जो मूल है वो मौलिक, और जो संयुक्त रूप में बनाए गए हैं वो हो जाएंगे यौगिक। ठीक है, अब हमारा आता है अगला भाग, उम्मीद करता हूं समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब जो अंतिम आता है गुणवाचक विशेषण, क्या आता है भैया, गुणवाचक विशेषण। अब गुणवाचक विशेषण वो होता है जो किसी विशेषण में ना आए वो गुणवाचक विशेषण में आ जाएगा। ठीक, कैसे आ जाएगा समझो, परिभाषा लिखो, जहां पर संज्ञा सर्वनाम शब्द की शब्द के गुण, अब गुण का मतलब यहां पर सिर्फ गुण ही नहीं हो जाएगा भैया, बहुत सारी चीजें हो जाएंगी कि गुण के बारे में अगर बोध कराया जाए। ठीक है, और किसके बारे में, दोष हो जाएगा। ठीक है, अवस्था हो जाएगी, स्थान हो जाएगा। स्थान किसका हो जाएगा, संज्ञा शब्दों का, संज्ञा शब्दों के स्थान के बारे में, वो भी गुणवाचक विशेषण में ही आएगा। ठीक है, किसका स्थान, लिख लो, संज्ञा शब्दों का। अब संज्ञा शब्द में तो कोई ना कोई स्थान आ जाएगा, किसी जगह का नाम। ठीक है, अब यहां पर और देखो, ठीक है, कौन सा गुण हो गया, आकार हो जाएगा। ठीक है, आकार के बारे में हम लोग बात अगर करते हैं, ठीक है, रंग के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये शब्द क्या हो जाएंगे, रंग के बारे में बोध हो। ठीक है, बोध हो, क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। उदाहरण से अगर समझना चाहो, जहां पर संज्ञा सर्वनाम शब्द के गुण, दोष, अवस्था, स्थान, आकार, रंग के बारे में, रंग आदि लगा लो, और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। ठीक है, आदि शब्द के, आदि के बारे में बोध होता है, गुणवाचक सर्वनाम, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। ठीक है, गुणवाचक विशेषण हो जाता है। अब उदाहरण से समझ लो। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं गुण के बारे में, मैंने यहां पर लिखा है अच्छा, तो ये अच्छा क्या हो जाएगा, मैं यहां पर एक वाक्य लिखता हूं, रमेश अच्छा क्या है, लड़का है। रमेश अच्छा लड़का है, मैंने आपसे कहा है, तो रमेश अच्छा लड़का है, रमेश क्या हो जाएगा, यहां पर एक संज्ञा शब्द हो जाएगा, और अच्छा क्या हो जाएगा, ये उसका गुण हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे बहुत से शब्द हो सकते हैं, जैसे कि अच्छा के बाद अगर देखते हैं, अच्छा है, या फिर ईमानदार है। ठीक है, ईमानदार के बाद आपका जो है मेहनती है। ठीक है, बहुत सारे, अच्छा है, ईमानदार है, मेहनती है, या फिर और भी बहुत सारे शब्द हो सकते हैं जो उसके गुण के बारे में, ठीक है, जो उसके गुण के बारे में, उसकी अच्छाई के बारे में बोध कराते हैं,
वो हो जाएंगे। यहां पर गुण का बोध कराते हैं। अब अगर दोष के बारे में बात करते हैं, किसके बारे में, दोष के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं, दोष यहां पर क्या हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। यहां पर अगर इसी वाक्य को मैं लिख दूं कि रमेश बुरा लड़का है, तो ये जो बुरा है, ये बुरा इसका दोष हो जाएगा, और जो दोष है वो भी आपका एक गुणवाचक विशेषण में आएगा। एक बात को समझना, एक मैं आपके सामने विकल्प रखता हूं, विकल्प क्या है कि एक उदाहरण रखता हूं, ठीक है, एक एग्जाम्पल लिखता हूं, वही वाला कि रमेश, मैंने एक अच्छा लड़का लगाया, क्या लगाया, एक, रमेश को हटा करके मैं वह लगा रहा हूं, वह एक अच्छा लड़का है, वह एक अच्छा लड़का है मैंने लगाया। यहां पर आप हमें बताइए कि इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है, कौन सा विशेषण है, ठीक है, कौन सा विशेषण है, आप हमें बताएंगे कि भैया यहां पर गुणवाचक है या फिर सार्वनामिक है या फिर संख्यावाचक है, और या फिर अंतिम कौन सा, परिमाणवाचक। बताइए कौन सा यहां पर हो जाएगा इस वाक्य में, आप हमें बताएंगे। मैंने आपसे कहा वह एक अच्छा लड़का है, वह शब्द क्या है, एक सर्वनाम है, ठीक, वह एक सर्वनाम शब्द है। एक क्या होता है, एक तो एक संज्ञा होता है, क्या होता है, संज्ञा होता है। एक हो जाएगा, एक संज्ञा हो जाएगा। अच्छा क्या हो जाएगा, गुण हो जाएगा। लड़का, इसकी बात अलग है। आप हमें इसमें बताइए कि भैया वह सर्वनाम के बाद एक संज्ञा शब्द आया है, सर्वनाम के बाद संज्ञा शब्द आया, तो ये है सर्वनामिक विशेषण भी हो गया, ठीक है। अब अच्छा मतलब गुण की बात की जा रही है, तो यहां पर गुणवाचक भी सर्वनाम यहां पर विशेषण हो जाएगा, ठीक है। और यहां पर एक की बात भी कई जहां पर की जा रही है, तो यहां पर संख्यावाचक भी हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, निश्चित संख्यावाचक हो गया, ठीक है। सार्वनामिक में कौन सा हो जाएगा, सार्वनामिक में हम लोग देखेंगे कि भैया मौलिक सार्वनामिक हो रहा है, ठीक है, मौलिक सार्वनामिक हो रहा है। और गुणवाचक में हम लोग देख रहे हैं कि यहां पर उसके गुण के बारे में बात की जा रही है। तो आप हमें यहां पर बताइए कि कौन सा सर्वनाम यहां पर विशेषण हो जाएगा, ठीक है, कौन सा विशेषण हो जाएगा। भैया आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे और नहीं बता पाएंगे, इसीलिए मैंने यहां पर इस वाक्य को लिखा है कि इस प्रकार का जब वाक्य आ जाता है, पहली बात तो अगर आपसे कोई आपसे यहां पर गुणवाचक विशेषण का आपका उदाहरण पूछा जाएगा, तो वाक्य किस तरह से होगा कि वह अच्छा लड़का है, वाक्य होगा इस तरह से, वह अच्छा लड़का है। अब हमें आप बता सकते हैं कि भैया अच्छा यहां पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका गुणवाचक विशेषण। तो भैया गुणवाचक विशेषण हो जाएगा ये, जहां पर उसकी अच्छाई के बारे में बात की गई है, ठीक है, यहां पर हो जाएगा गुणवाचक विशेषण। इसमें आप यहां पर कंफ्यूज हो जाएंगे, और इस तरह का वाक्य अगर आपसे पूछा जाता है तो उसका उत्तर जो है गलत हो जाएगा, कोई एक को लगाना, क्योंकि यहां पर तीन आपके यहां पर सही हो रहे हैं, गुणवाचक भी हो रहा है, सार्वनामिक भी हो रहा है, संख्यावाचक भी। अगर सार्वनामिक का पूछा जाएगा तो यहां पर वह एक लड़का है लगा देंगे। इस प्रकार से आपसे परिवर्तित करके पूछा जाएगा, इस तरह से आपसे नहीं पूछा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के वाक्यों को पहचान लेना, एक बार उसके गुण को पहचान लेना है कि किस प्रकार से भेद बताता है, ठीक है, किस प्रकार से भेद बताता है। और हम लोग यहां पर बात कर रहे थे दोष के बारे में, ठीक है, दोष के यहां पर किस प्रकार से होंगे, तो दोष हो जाएगा, बुरा हो जाएगा, बेईमान हो जाएगा, ठीक है, बेईमान हो जाएगा, या फिर आपका जो है क्या हो जाएगा, लड़ाकू समझ लो, एक प्रकार से एक हो जाएगा, लड़ाकू हो गया, ठीक है। और भैया और क्या हो जाएगा, बुराई में दोष में कोई भी आप शब्द लगा सकते हैं, ठीक है, जो उसका दोष हो, ठीक है। अब हम अगर बात करते हैं अवस्था के बारे में, ठीक है, अवस्था
तो वो तरल है, ठीक है, कड़ा है या फिर मजबूत है, कमजोर है, ठीक है, ठीक है, इस प्रकार से। और स्थान के बारे में अगर हम बात करते हैं तो स्थानवाचक में भैया ऐसा हो जाएगा, कभी आपने सुना होगा कि बनारसी साड़ी, सुना है, या फिर लखनवी, ठीक है, कानपुरी, लखनवी, बुंदेलखंडी, ठीक है। और भैया ऐसे प्रकार के जब शब्दों का यहां पर एक स्थान को लेकर के प्रयोग किया जाता है तो ये शब्द हमारे स्थान जैसे भी जिस प्रकार से प्रयोग किए जाते हैं वो आपको गुणवाचक विशेषण में आ जाते हैं, ठीक है। और भी अगर हम बात करते हैं, गुण के बाद आपका जो है आकार की बात की गई है। किसकी बात की गई है? आकार की बात की गई है। आकार की बात करिए तो आकार के बारे में अगर करेंगे तो क्या हो जाएगा? गोल हो जाएगा, ठीक है, और त्रिभुजाकार है, किसी भी आकार की बात की जाए, ठीक है, या फिर समतल है या फिर किसी अन्य माध्यम में है, ठीक है, तो ये आकार हो जाएगा। और दूसरा कौन सा आता है? और आपके आ जाते हैं यहां पर ये रहा, रंग के बारे में बात की गई है। किसके बारे में? रंग के बारे में हम लोग बात यहां पर कर रहे हैं। चलिए हम लोग यहां पर रंग के बारे में बात करेंगे तो रंग क्या हो जाएगा आपका? रंग क्या हो जाएगा? रंग हो जाएगा भैया कि लाल है, हरा है, पीला है, नीला है, किसी भी प्रकार में, ठीक है, ये क्या हो जाएंगे? ये हो जाएंगे आपके क्या? गुणवाचक विशेषण में। तो भैया जहां पर वाक्य में जिस प्रकार से क्या है उसकी अवस्था, उसके दोष, उसके गुण, उसके जो है आकार के बारे में, उसके रंग के बारे में अगर बोध होता है तो वो हो जाता है गुणवाचक विशेषण। और अंत में हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं वो यहां पर होगा विशेषण के। हमने सभी भेद पढ़ लिए, सभी भेदों के बारे में जान लिया है, लेकिन अंत में हमारी एक चीज बचती है, विशेषण की अवस्थाएं। विशेषण की अवस्थाएं, ठीक है। कितनी अवस्थाएं होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। कितनी होती हैं? 3 अवस्थाएं होती हैं। कौन कौन सी अवस्थाएं होती हैं एक बात को समझना। 3 बार समझो कि भैया मूल अवस्था होता है, मूल अवस्था, फिर होती है उत्तरावस्था, और फिर होता है उत्तम अवस्था। ये होती हैं विशेषण की 3 अवस्थाएं। मूल अवस्था का मतलब क्या होता है? जब किसी से तुलना ना की जाए, ठीक है, जब किसी से तुलना ना की जाए, जब किसी से तुलना ना की जाए अर्थात वो अपनी मूल अवस्था में रहे तो क्या हो जाएगा? मूल अवस्था हो जाएगा। उत्तरावस्था में क्या हो जाएगा? जब किसी से तुलना की जाए, ठीक है, तुलना की जाए, क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था हो जाए। और जब सभी से तुलना की जाए, क्या? जब सभी से तुलना की जाने लगे तो क्या हो जाएगा? उत्तम अवस्था हो जाएगा, ठीक है, जब सभी से तुलना की जाए, ठीक है। एक बात को समझ लेना, जब सभी से तुलना हो तो उत्तम अवस्था। हम यहां पर लिखते हैं
रमेश अच्छा लड़का है। मैंने लिखा है रमेश अच्छा लड़का है। इसी जगह अगर मैं लिखता हूं रमेश राजू से अच्छा लड़का है, अच्छा लड़का है, ठीक है। और इसी जगह मैं यहां पर एक शब्द लिखता हूं कि रमेश कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, सबसे अच्छा लड़का है। क्या हो जाएगा? रमेश अच्छा लड़का है, मतलब यहां किसी से तुलना नहीं की गई है, उसके मूल अवस्था के बारे में बताया गया है कि रमेश अच्छा लड़का है। रमेश राजू से अच्छा लड़का है, रमेश की तुलना किससे की गई? राजू से की गई। तो ये क्या हो जाएगा? उत्तरावस्था में आ जाएगा। और उत्तमावस्था क्या हो जाएगा? जहां सभी से तुलना की जाए, रमेश जो है कक्षा में सबसे अच्छा लड़का है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा? उत्तम अवस्था में हो जाएगा। यहां पर इसी प्रकार से बहुत सारे यहां पर उदाहरणों को देख सकते हैं। और जो मूल चीज हम आपको बताना चाह रहे हैं कि क्या हो जाएगा, एक मूल बात को समझो कि जैसे कि मैंने मूल कहा है, तो मूल अवस्था में क्या आ जाएगा? जैसे मैं यहां पर लिखता हूं उच्च, ठीक है, मैंने यहां से कहा है हिमालय क्या लिखा? हिमालय उच्च शिखर है, ठीक। अब उत्तरावस्था में क्या लिखना है? एक यहां पर ऐसी चीज को समझना, समझते हुए चलोगे तो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहेगा, समझते हुए नहीं चलोगे, सिर्फ रटोगे तो बहुत ज्यादा नुकसान होगा, ठीक है। यहां मैंने लिखा है हिमालय जो है उच्च शिखर है, ठीक है, उच्च शिखर है। अब यहां वही चीज लिखता हूं मैं कि हिमालय जो है अरावली से उच्चतर, क्या हो जाएगा? उच्चतर शिखर है, ठीक है, मतलब उच्च से उच्चतर पर आ गए, ठीक है। जहां पर तर जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? तर जोड़ दिया जाए, तरावस्था, ठीक है। और जहां पर मूल अवस्था में रहे वहां तो हो जाएगा यही, ठीक है। और तमा जहां पर हो, मतलब तम जोड़ दिया जाए, क्या जोड़ दिया जाए? तम। किस प्रकार से? मैं अगर आपसे कह देता हूं कि हिमालय जो है उच्चतम शिखर है, क्या है? हिमालय उच्चतम शिखर है। तो जब उच्चतम की बात की जाए तो क्या हो जाएगा? वहां पर उत्तम अवस्था हो जाएगी। इसी प्रकार से अगर हम और उदाहरणों को देखना चाहे तो हो जाएंगे हमारे उदाहरण किस प्रकार से? मैं यहां पर कहता हूं निम्न, ठीक है, ये निम्न क्या हो जाएगा? निम्न तो हो जाएगा आपका मूल अवस्था। निम्न क्या हो जाएगा? निम्न तो हो जाएगा मूल अवस्था में, ठीक है। जिस प्रकार से आपका उच्च हुआ था, ठीक है, उच्च हुआ था वैसे निम्न हो जाएगा। यहां से उच्चतर हुआ था, क्या हुआ था? उच्चतर, तो यहां पर निम्नतर हो जाएगा। जहां पर उच्चतम हुआ है वहां निम्नतम हो जाएगा, क्या हो जाएगा? निम्नतम। यहां पर अगर हम देख ले और लघु हो जाएगा, लघु से लघुतर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? लघुतर हो जाएगा और लघुत्तम हो जाएगा, लघुत्तम हो जाएगा। लघु का मतलब छोटा होता है, लघुतर का मतलब से छोटा होता है, और लघुत्तम का मतलब सबसे छोटा होता है। जब इस प्रकार से हमारे वाक्य में शब्दों का प्रयोग होता है तो क्या हो जाते हैं? उनकी अवस्था के बारे में। तो कितनी अवस्थाएं होती है भैया विशेषण की? 3 अवस्थाएं, मूल अवस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। कितनी अवस्थाएं हैं? 3 अवस्थाएं हैं, मूलावस्था, उत्तरावस्था और उत्तम अवस्था। तो ये 3 जो है आपकी जो है विशेषण की अवस्थाएं होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं आपको अवस्थाओं के बारे में भी ज्ञान हो गया होगा, समझ हो गई होगी और जानकारी भी हो गई होगी, ठीक है। तो भैया यहां पर जो हमारा विशेषण है
वो आज हमारा इस टॉपिक को समापन होता है, इस चैप्टर का समापन होता है, यहां विशेषण समाप्त होता है। ठीक है, अब क्या होगा, हम लोग अगली कक्षा में एक नए टॉपिक को लेकर के आएंगे और एक नई शुरुआत से उसको शुरुआत करेंगे, उसकी तैयारी करेंगे, उसको पढ़ेंगे, जानेंगे और समझेंगे। आशा करता हूं कि विशेषण के बारे में आपके मन में कोई भी डाउट अब नहीं रह गया होगा। अगर कोई डाउट होता है तो कमेंट सेक्शन जो है वो तो जिंदाबाद होता है। ठीक है, क्या होता है, जिंदाबाद होता है। आप जाकर के उसमें कमेंट बॉक्स में टाइप करिए, आपके डाउट को हम क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। ठीक है, और अंत में ये कहना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स हमारे इस सेशन को नया देख रहे हैं, ठीक है, जाएंगे सबसे पहले तो सेशन को लाइक कर देंगे और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच जाए। ठीक है, और बात हम लोग करेंगे कि भैया अगर आप बीए, बीएससी, बीकॉम, बीए, एलएलबी जैसी कोर्सेज की तैयारी बहुत अफोर्डेबल प्राइस में और बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चाहते हैं, जैसा आपने अभी पढ़ा है कि एक एक चीज को स्पष्टता बताया गया, उसी प्रकार से हर सब्जेक्ट की तैयारी कराई जा रही है, तो आप क्या करेंगे भैया, इस बैच में ज्वाइन हो जाएंगे। आपको अगर मैं प्राइस बता दूं तो यहां पर किसी भी प्रकार से कोई भी आपकी कठिनाई नहीं होने वाली है। मात्र 599 रुपए में आपको पूरी तैयारी हम लोग कराने वाले हैं और 2025 में आपकी सिलेक्शन का इंतजार हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो बैच में ज्वाइन हो जाइए, बहुत जल्दी ये क्रैश कोर्स आपके लिए है, जल्दी जाइए ज्वाइन हो जाइए। आप इंतजार क्यों कर रहे हैं? ठीक है, शुरुआत करिए, अपनी पढ़ाई यहां पर शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद।